हेलो स्टूडेंट्स, जीएसटी की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में निरंतर आपूर्ति की दिशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो निरंतर आपूर्ति होती क्या है, उसका मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए। तो जैसा कि आपके सामने स्पष्ट है, निरंतर आपूर्ति का आशय माल की ऐसी आपूर्ति से होता है जो किसी अनुबंध के अधीन निरंतर रूप से या लगातार आवर्ती आधार पर दी जाती है। चाहे ऐसी आपूर्ति तार के माध्यम से, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, समुद्री तार या पाइपलाइन जैसे गैस है, या अन्य नाली के माध्यम से की जाए, जिसके लिए आपूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता को नियमित रूप से या सामयिक आधार पर समय के आधार पर बीजक जारी करता है। माल की निरंतर आपूर्ति की दिशा में क्रमिक या निरंतर लेखा विवरण जारी करने रखे जाते हैं और क्रमिक भुगतान क्रमानुसार भुगतान किए जाते हैं। प्रत्येक विवरण जारी करते समय या उससे पूर्व या ऐसे प्रत्येक भुगतान की प्राप्ति के समय बीजक जारी किया जाता है। आपूर्ति का समय इन तीनों में से जो भी पहले होगा वो होता है क्रमिक लेखा विवरण जारी करने की तिथि, बीजक जारी करने की तिथि और भुगतान की तिथि। इन तीनों में से जो भी होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे निरंतर आपूर्ति वाला, तो जिससे आपको ये रूल क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, आपूर्ति का समय इन तीनों में से जो भी पहले होगा, क्रमिक लेखा विवरण जारी करने की तिथि, बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान की तिथि। तो ये दो न्यूमेरिकल हैं, एक मैं करूँगा, एक आपको अपने आप करना है। तो ये आपको छठा आपको अपने आप करना है। अच्छा क्वेश्चन है, सातवां मैं आपको करवा रहा हूँ। एक्स ने उसके द्वारा निर्मित माल की निरंतर आपूर्ति के संबंध में वाई से अनुबंध किया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार क्रमिक लेखा विवरण जारी किए जाएंगे और क्रमिक भुगतान किए जाएंगे। 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाली तिमाही से संबंधित विभिन्न घटनाओं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है। पहली परिस्थिति में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, बीजक जारी करने की तिथि है 1/11/2019 और माल को हटाने की तिथि है ये 15/10/2019 और 25/10/2019। डेट ऑफ इशू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लेखा विवरण जारी करने की तिथि है ये और भुगतान की तिथि है ये। तो हमें ज्ञात करना है आपूर्ति का समय। तो अभी आपको मैंने बताया कि निरंतर आपूर्ति की दिशा में आपूर्ति का समय क्या होता है, इन तीनों में से जो भी पहले हो, बीजक जारी करने की तिथि, लेखा विवरण जारी करने की तिथि और भुगतान की तिथि, इन तीनों में से जो भी पहले हो। तो ये आपके सामने है। 1/11 को बीजक जारी हुआ, 5/11 को लेखा विवरण, 2/11 को पेमेंट हुआ। तो इन तीनों में से 1/11 सबसे पहले आ रही है, ये आपके सामने। सेकंड परिस्थिति में 11/12, 5/12 और 18/12 में से जो तिथि पहले आ रही है 5/12 आ रही है, तो 5/12। इसी तरह से तीसरी पोजीशन में 6/1, 8/1 और 1/1 में से जो तिथि पहले आ रही है। ये जो प्रश्न में माल को हटाने की तिथियां दी गई है, इनका प्रश्न में कोई भी इसकी उपयोगिता नहीं है। तो टिप्पणी आप पढ़ लीजिए, नीचे दी गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है नियम, निरंतर आपूर्ति की दिशा में क्या रूल होता है। निरंतर आपूर्ति की दिशा में ये लेखा विवरण जारी करने की तिथि, बीजक जारी करने की तिथि और भुगतान की तिथि, इन तीनों में से जो भी पहले हो। चलिए आगे, विपरीत प्रभार की दिशा में माल की पूर्ति का समय। तो रिवर्स चार्ज की दिशा में माल की पूर्ति की दिशा में आपूर्ति का समय क्या होता है, ये इन तीनों में से जो सबसे पहले हो। माल को प्राप्त करने की तिथि, ये प्रश्न में दी होगी। भुगतान की तिथि क्या होती है, प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि या वह तिथि जिसको उसके खाते में भुगतान को डेबिट किया गया है, इनमें से जो भी पहले हो वो भुगतान की तिथि मानी जाती है। और तीसरा पॉइंट क्या है, पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक या अन्य कोई दस्तावेज, चाहे वे किसी भी नाम से उसको बुलाया जाए, जारी किया गया हो, उस तिथि से 30 दिन के बाद वाली तिथि। तो यह आपको रूल याद रखना है, विपरीत प्रभार की दिशा में इन तीनों में से जो भी तिथि पहले आएगी। और परंतु जहां वाक्यांश 1, 2 और 3, परंतु जैसे यदि प्रश्न में इन तीनों पॉइंट से पूर्ति के समय का निर्धारण नहीं किया जा सके, वहां पर पूर्ति का समय पूर्ति के प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि ही मानी जाएगी।
तो चलिए हम अब इसके भी सवाल कर लेते हैं एक आधा, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए ये रहा विपरीत व्यवहार वाला। चलिए ये रहा, एक अपंजीकृत व्यापारी X ने एक पंजीकृत व्यापारी Y को माल की आपूर्ति की। Y विपरीत प्रभार तंत्र के तहत कर भुगतान के लिए दायी होता है। तो आपको याद होगा विपरीत प्रभार क्या होता है। जब एक पंजीकृत व्यापारी किसी अपंजीकृत व्यापारी से माल खरीदता है, जब एक पंजीकृत व्यापारी किसी अपंजीकृत व्यापारी से माल खरीदता है तो उस पर कर का भुगतान अपंजीकृत व्यापारी नहीं करता है, बल्कि कौन करता है, पंजीकृत व्यापारी। तो उसको बोलते हैं विपरीत प्रभार तंत्र के आधार पर कर का भुगतान। तो यहाँ पे भी अपंजीकृत व्यापारी X है, उसने Y को माल बेचा है, तो इस आपूर्ति पर Y टैक्स चुकाएगा, ये जो पंजीकृत व्यापारी है। तो X द्वारा बीजक जारी करने, Y द्वारा माल की प्राप्ति की तिथि, भुगतान आदि के संबंध में विस्तृत विवरण नीचे दिए गए हैं। ये सारी चीजें दी गई हैं हमें। ये देखिए, पहली परिस्थिति में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड, माल को प्राप्त करने की तिथि दे रखी है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, बीजक जारी करने की तिथि दे रखी है। और डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन बैंक अकाउंट। भुगतान की ये दो तिथियां दे रखी हैं। तो मैंने आपको ऊपर अभी 3 पॉइंट बताए थे। नंबर 1, उनमें से जो भी तिथि पहले होगी, हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। वो 3 पॉइंट क्या थे। विपरीत प्रभार की दशा में आपूर्ति के समय से संबंधित, ये देखिए ये बताए थे मैंने आपको, माल प्राप्ति की तिथि, भुगतान की तिथि और बीजक जारी करने की तिथि। बीजक जारी करने के जो तिथि होती है या अन्य कोई दस्तावेज जो उसके ठीक 30 दिन के बाद वाली तिथि, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन तीनों में से जो भी तिथि पहले होगी वही मानी जाएगी। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए यही था। तो एक तो हमें ये तारीख याद रखनी है, माल प्राप्ति की तिथि। एक ये जो भुगतान की दो तिथियां दे रखी हैं, इन दोनों में से जो पहले होगी वो भुगतान की तिथि मानी जाएगी। और एक ये जिस दिन बीजक जारी किया है, बीजक जारी करने से 30 दिन के बाद वाली तिथि, ये ध्यान में रखना हमें। तो एक तो ये ले लेंगे, एक इन तीसरे और चौथे पॉइंट में से जो पहले वाली तिथि ले लेंगे, और एक ये बीच वाली तिथि नहीं लेनी है आपको, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस वाली नहीं लेनी, इसमें 30 दिन के बाद वाली यानी कि 31वें दिन की तिथि लेनी है। और फिर हम तीनों में से जो तिथि पहले आएगी वो हमारी आपूर्ति का समय कहलाएगी। तो देखिए आपके सामने सॉल्यूशन दे रखा है। ये डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 18 अप्रैल थी, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर ये 18 अप्रैल थी। इसमें हम 31 दिन जोड़ देंगे, इसके 31 दिन बाद वाली डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स, डेट ऑफ विच पेमेंट इज डेबिटेड इन द बुक्स। इन दोनों में से जो पहले वाली तिथि लेनी है हमें, एक मिनट अभी देखते हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये कह रहा है जी, माल प्राप्त करने की तिथि, भुगतान करने की तिथि या आपूर्ति अपंजीकृत व्यापारी द्वारा बीजक जारी करने की तिथि के बाद 31वें दिन की तिथि, तीनों घटनाओं में से जो भी घटना सबसे पहले घटित होती है वही तिथि आपूर्ति का समय कहलाती है। तो ये 18 अप्रैल है, और ये बीजक जारी करने से 31वें दिन की तिथि आएगी यहाँ पे 19 मई। और इन दोनों में से जो पहले आएगी 20 अप्रैल। तो इन तीनों में से जो भी स्थिति पहले होगी, 18 अप्रैल, 19 मई और 20 अप्रैल में से 18 अप्रैल सबसे पहले आ रही है, तो हम इसको टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। सेकंड परिस्थिति में ये माल प्राप्ति की तिथि है 23 अप्रैल, और बीजक जारी करने की भी 23 अप्रैल। 23 अप्रैल में यदि हम 31वां दिन जोड़ते हैं तो वो आ जाती है 24 मई, और इन दोनों में से पहले है 20 अप्रैल। तो 23 अप्रैल, 24 मई और 20 अप्रैल में 20 अप्रैल पहले आती है, वो हम क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। यही रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो ये इसको पढ़ लीजिए टिप्पणी को। तो ये हमारा विपरीत प्रभार के आधार पर आपूर्ति का समय किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक देखेंगे।